हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है, खास करके एंगुलर डेवलपर्स के लिए और जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि सर एक कस्टम कंपोनेंट का वीडियो दीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में लोग पूछ रहे हैं कि आपको विदाउट सीएलआई के हेल्प अगर आपको एक कस्टम कंपोनेंट क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे। कस्टम कंपोनेंट जब आप क्रिएट करेंगे तो उसमें मेटा डेटा कैसे ऐड करेंगे, कौन कौन सा मेटा डेटा मैंडेटरी होता है, खुद से एक कंपोनेंट क्रिएट करके दिखाइए बिना सीएलआई के हेल्प के। तो ये क्वेश्चन आए दिन आजकल लोग इंटरव्यू में पूछ रहे हैं। ये बेसिक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। होता क्या है कि हम सभी डेवलपर क्या करते हैं कि फटाफट सीएलआई की हेल्प से कंपोनेंट सर्विस सब कुछ क्रिएट करते जाते हैं, लेकिन एक्चुअल उसका जो बेसिक होता है वो पता नहीं होता है। तो उसी को लेकर आज का वीडियो बेस्ट है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कस्टम कंपोनेंट होता क्या है, कस्टम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, कस्टम कंपोनेंट क्यों क्रिएट करते हैं, और कस्टम कंपोनेंट क्रिएट करके कौन कौन सा मेटा डेटा ऐड करते हैं, कैसे करते हैं, कौन सा मेटा डेटा कहाँ से आता है, डेकोरेटर कैसे ऐड करते हैं, कुछ कोड लिखेंगे उसके अंदर, टेम्पलेट फाइल ऐड करेंगे, विदाउट टेम्पलेट के भी हम कोड करके देखेंगे। ये सारी चीज़ें एक्टिविटी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। खास करके आपके लिए बहुत ज़रूरी है जब आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं कहीं पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। तो चलिए लिए चलता हूँ आप लोग को प्रोजेक्ट में, और एक एक करके हम देखते हैं इसको। देखिए, हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है जिस पर हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। बिल्कुल ही लेटेस्ट वर्जन है, आप पैकेज और जेसन फाइल में जाकर देख सकते हैं कि ये एंगुलर 19 का प्रोजेक्ट है और इसमें हम कोड करके देखने वाले हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि क्या 19 में ही होगा? नहीं, अगर आप पुराने वर्जन में भी काम कर रहे हैं तो सेम कंसेप्ट वहाँ पर भी ये काम आएगा। इसलिए आप कंफ्यूज ना हो कि आप 17 में, 18 में, 16 में काम कर रहे हैं तो ये कोड काम करेगा कि नहीं करेगा, कैसे उस वहाँ पर कोई और प्रोसीजर होगा क्या? ऐसा नहीं है। अभी लेटेस्ट वर्जन ये है तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट में दिखा रहे हैं। ये सेम कंसेप्ट आप पुराने वर्जन में भी यूज कर सकते हैं। तो जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो एसआरसी फोल्डर के अंदर, ऐप फोल्डर के अंदर अपने आप एक रूट कंपोनेंट क्रिएट होकर आता है, जिसके 4 फाइल्स क्रिएट होकर आते हैं। इसको रूट कंपोनेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि डायरेक्टली रूट पर होता है, किसी फोल्डर के अंदर नहीं है। और दूसरा कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो किसी फोल्डर के अंदर क्रिएट होता है। ये आपको ऑलरेडी पता है अगर आप हमारे एंगुलर के सीरीज को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो अगर हम इसको रन कराते हैं और ब्राउज़र पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से डिफ़ॉल्ट कोड लिखा हुआ आता है, जो कहाँ से उठ के आता है, ऐप कंपोनेंट के HTML से। ये सारी चीज़ें अगर आप यहाँ से अगर आप इसको यहाँ से हटा देते हैं तो फिर आपका पेज ब्लैंक हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हटाने से क्या बोल रहा है कि राउटर आउटलेट नहीं है। अब राउटर आउटलेट बोल रहा है कि आप यहाँ पर इंपोर्ट कर रखे हैं अपने, और राउटर आउटलेट अपने HTML से हटा दिया। अब राउटर आउटलेट क्या होता है आप लोग को ऑलरेडी पता है, अगर आप सीरीज फॉलो करते आ रहे हैं तो ये राउटिंग के लिए होता है। और एंगुलर 19 का ये फीचर है कि किसी भी मॉड्यूल को आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं तो उसको यूज करिए, नहीं यूज करते हैं तो उसको हटा दीजिए। तो बाय डिफॉल्ट जब कोड क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर एंगुलर का राउटर आउटलेट ऐड होकर आता है, इसलिए यहाँ पर मॉड्यूल उसका इंपोर्ट कर देता है। ठीक है, चूंकि हमने यहाँ से सब कुछ डिलीट कर दिया तो यहाँ से बोल रहा है कि इसको हटाइए। ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो एंगुलर 19 में आया है, इस वर्जन से पहले नहीं था ये। ठीक है, तो इसको मैंने हटा दिया। अब देखेंगे तो ब्राउजर आपका ब्लैंक हो गया। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर अब कुछ लिखते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर वेलकम टू साहो सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज। ठीक है, आप ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ब्राउज़र पर जाकर दिखने लगता है, मतलब यही चीज़ आपके ब्राउज़र पर दिख रहा है। आप इसको सेंटर में कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक डिव ले लीजिए। अब ऐसा नहीं कि जो मैं ये लिख रहा हूँ तो यही सब चीज़ आपके लिए ज़रूरी ही है, आप ऐसा लिखेंगे तभी आपका कोड चलेगा, नहीं। मैं थोड़ा सा ढंग का कोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टाइल और टेक्स्ट अलाइन सेंटर करता हूँ। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ढंग का दिखेगा। अब ब्राउज़र पर चलेंगे, देखिए दिख रहा है। अब हम बात करते हैं कि जब आप कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो आप CLI की हेल्प से यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, आप लिखते हैं यहाँ पर ng जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट का नाम मान लिया हमने स्टूडेंट दे दिया, स्टूडेंट दे दिया। इंटर हिट किया तो ये कंपोनेंट क्रिएट करके दे देगा आपको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तुरंत एक कंपोनेंट क्रिएट करके और आपको दे देगा कि 4 फाइल क्रिएट करके आपको दे दिया। लेकिन ये क्या हुआ, ये बिल्ट इन हो गया, मतलब कि कंपोनेंट खुद ये CLI कमांड लाइन इंटरफेस विद द हेल्प ऑफ npm क्रिएट करके आपको दे दिया। ठीक है, और 4 फाइल क्रिएट कर दिया। ठीक है, और सारे फाइल में कुछ ना कुछ लिख करके आपको दे दिया। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ लिख करके दे दिया कि क्या होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये तो अपने CLI से हेल्प लिया,
ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कोड क्रिएट होकर आया, क्या बाय डिफ़ॉल्ट सबका ज़रूरत है यहाँ पर? अगर यही कंपोनेंट आपको खुद से कस्टम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? सपोज करिए आपके पास CLI नहीं है, ये क्वेश्चन आपके से इंटरव्यू में पूछा जाता है। मतलब कि कस्टम कंपोनेंट क्या होता है? वो कंपोनेंट जो CLI से क्रिएट ना किया गया हो, डेवलपर खुद से क्रिएट करेगा और उसके अंदर जो जो फाइल क्रिएट करना होगा क्रिएट करेगा, उसके अंदर जो मैंडेटरी मेटा डेटा होगा खुद से बनाएगा। तो ऐसा हम करें क्यों जब हमारे पास CLI है ही? तो ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि जब हमारे पास CLI है तो ऐसा क्यों करें? ऐसा हम इसलिए करते हैं कि कुछ चीज़ें हमें पता नहीं होता है कि कौन सा मेटा डेटा या किसका ज़रूरत है कि नहीं है, हम रखें कि नहीं रखें, या फिर हमें केवल टेम्पलेट ही यूज करना है, CSS नहीं यूज करना है, इंपोर्ट में कोई मॉड्यूल ऐड नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं होता है। हम कस्टम कंपोनेंट ना क्रिएट करके नॉर्मली अपना कंपोनेंट क्रिएट करके काम चलाते हैं, जो डिफ़ॉल्ट कोड आ गया उसको यूज़ करते चलते हैं। ये भी रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि इंटरव्यू में आपसे लोग पूछेंगे कि आप कस्टम कंपोनेंट क्रिएट करके दिखाओ विदाउट हेल्प ऑफ CLI, तो आप कैसे करेंगे? आपको पता नहीं होगा। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए खास है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसके HTML पर हम कुछ लिखते हैं, H1। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने स्टूडेंट कंपोनेंट। तो ये अभी लोड नहीं होगा जब तक मैं इसका सेलेक्टर ना रखूँ। तो इसका मैं क्या करूँगा, सेलेक्टर रखूँगा। अभी मैं क्रिएट करके दिखाने वाला सब कुछ सेलेक्टर रखूँगा कहाँ, ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पर। और जैसे ही ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पर इसका रखूँगा तो आपको पता है ऑलरेडी कि हम इसके नेम को क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे। कहाँ पर? जहाँ पर हमने रखा है इसका सेलेक्टर, उस कंपोनेंट के TS फाइल पर यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पर पाथ इंपोर्ट कर दिया हमने, तब ये काम करेगा। अब हम ब्राउजर पर जाएंगे तो यहाँ पर देखा स्टूडेंट कंपोनेंट आ गया। तो ये होता है आपका नॉर्मल कंपोनेंट। अब हमें कस्टम कंपोनेंट बनाना है, तो अब हम सपोज करिए कि हमें ऐप फोल्डर के अंदर एक और कंपोनेंट बनाना था। सबसे पहले हम इस पर राइट क्लिक करके एक फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, फोल्डर मान लीजिए हमने दिया एम्प्लॉय, इंटर हिट किया। अब इस फोल्डर के अंदर, अब ये इम्पिटी फोल्डर है, जैसे स्टूडेंट बनाया इसके अंदर 4 फाइल क्रिएट हुआ, उसी तरीके से हम फाइल क्रिएट करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या है, इस पर राइट क्लिक करके एक फाइल बनाएंगे जो TS फाइल होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा कोई भी कंपोनेंट क्रिएट कैसे होता है, किस नेम से? देखिए यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट डॉट कंपोनेंट डॉट TS फाइल, तो ये क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके लिखेंगे एम्प्लॉय डॉट कंपोनेंट डॉट TS। ठीक है, अब इंटर हिट किया तो एक TS फाइल बन गया। ठीक है, अब ये ब्लैंक है। अब इसके पास ये सारी चीज़ें नहीं है जो इस यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है, ये सब कुछ नहीं है, खुद से आपको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है कि हम एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, कोई भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीज़ क्लियर होने वाला है आपका आज, कि कोई भी हम क्लास या सर्विस या कंपोनेंट या मॉड्यूल कुछ भी क्रिएट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट क्लास होता है। इसके ऊपर जो भी चीज़ें डेकोरेटर लगा हुआ है इसको हटा देंगे तो क्लास बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एक्सपोर्ट, ठीक है, क्लास, और यहाँ पर जिस तरीके से आप नेम चेंज कर सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट कंपोनेंट लिखा हुआ है, आप यहाँ पर एम्प्लॉय भी लिख सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय कंपोनेंट लिखिए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करिए। यहाँ पर लिखिए एम्प्लॉय कंपोनेंट। ठीक है, किसी भी नेम से बना सकते हैं, ये बना लिया मैंने। अब इसके ऊपर हमें डेकोरेटर ऐड करना है। डेकोरेटर क्या होता है ऑलरेडी आपको पता है। डेकोरेटर को आइडेंटिफाई करने के लिए @ प्रीफिक्स में होता है और पोस्टफिक्स में पैरेंथेसिस लगा होता है। डेकोरेटर ही इस क्लास को डेकोरेट करेगा कि ये क्लास कंपोनेंट है कि मॉड्यूल है कि सर्विस है, सब कुछ हमने इस सीरीज में बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो करिए। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर पूरा प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर जाएंगे साहोसॉफ्ट के चैनल पर, तो यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर एंगुलर 19 का प्लेलिस्ट है, सारे अलग अलग वर्जन्स का प्लेलिस्ट है। तो इस पर क्लिक करके इसको बुकमार्क करके रख लीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ताकि आपका कोई वीडियो मिस ना हो। यहाँ पर सारे वीडियो हमने डाल रखा है, कंप्लीट एंगुलर 19। ठीक है, तो इसको यहाँ पर बुक मार्क करके रख लीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डाल दिया है, इसको कॉपी करके रख लीजिए। सारा वीडियो फॉलो करिए ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, हर वो चीज़ बता दिया है मैंने जो आपके लिए जरूरी है एक डेवलपर के लिए। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पर डेकोरेटर चाहिए। डेकोरेटर के बारे में ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखा है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। पूरा डेकोरेटर का कंसेप्ट क्लियर कर देगा कि कॉमन डेकोरेटर कौन से होते हैं और डेकोरेटर का टाइप क्या होता है, सब कुछ बता रखा है मैंने। तो अब हमें डेकोरेटर ऐड करना है, कंपोनेंट डेकोरेटर ऐड करना है, तो उसको पहले हमें निकालना होगा कहाँ से, लाइब्रेरी इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट यहाँ पर कंपोनेंट
कंपोनेंट, ठीक है। तो ये कोर लाइब्रेरी से इंपोर्ट हो गया। अब यही देखिए, अब यही सब चीज़ आपको समझना है, यही नहीं पता होता है जब हम CLI से काम करते हैं। तो इसी के अंदर ही डेकोरेटर है एड्रेट कंपोनेंट। अब इसके अंदर हम लिखेंगे कंपोनेंट, ठीक है, और कंपोनेंट पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर यहाँ पर हम मेटा डेटा, अगर ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा तो एरर आएगा, ये कंपोनेंट नहीं मिलेगा, इसी के अंदर है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसीलिए लोग इंटरव्यू में पूछते हैं कि कस्टम कंपोनेंट बना के दिखाओ। अब इसके अंदर देखिए हमने क्या कर दिया, ये ऐड कर दिया। अब इसके अंदर ये सारी जो चीज़ें होती हैं मेटा डेटा होता है। अब ये मेटा डेटा होता है, यही मेटा डेटा डिफाइन करता है इस कंपोनेंट को कि ये कंपोनेंट कहाँ दिखेगा, ये कंपोनेंट कैसा दिखेगा, ये कंपोनेंट का डिजाइन क्या होगा, सब कुछ ये डिसाइड करता है। इसी के अंदर जो मेटा डेटा होते हैं, तो पहला जो मेटा डेटा सिलेक्टर होता है, मतलब उस कंपोनेंट का इंस्टांस, इस सेलेक्टर को जहाँ पर रखते हैं वहीं पर वो कंपोनेंट लोड होता है, ठीक है। तो इस सेलेक्टर को लिए हम यहाँ पर अपना सेलेक्टर बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्टर, ठीक है, और सेलेक्टर का नेम देंगे। सेलेक्टर का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है आपको, ऐप डैश एम्प्लॉय कर दीजिए, ठीक है। अब ये सिलेक्टर बन गया। अब इस सिलेक्टर को जहाँ पर आप रखेंगे वहीं पर ये कंपोनेंट लोड हो जाएगा, क्योंकि अब इसका कंपोनेंट का कोई टेम्पलेट फाइल हमने ऐड नहीं किया। जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी, इस सीरीज को अगर फॉलो किए हैं तो, कि अब इसके अंदर जो सिलेक्ट टेम्पलेट URL दिया हुआ है वही जाकर आपके ब्राउजर में दिखता है। जो भी मैंने दिखाया कि ऐप कंपोनेंट के जो लिखा हुआ था वही दिख रहा था, उस तरीके से भाई इस कंपोनेंट का कोई टेम्पलेट URL नहीं रखा है मैंने। अब इसके अंदर एक और इम्पोर्ट का भी लिखा हुआ है, इम्पोर्ट, ठीक है, और स्टूडेंट का भी अंदर भी इंपोर्ट है। तभी हमें इंपोर्ट का अगर जरूरत नहीं है तो हम नहीं रखेंगे। इंपोर्ट का काम तब पड़ता है जब हम इस कंपोनेंट के अंदर कोई भी मॉड्यूल या कोई भी कंपोनेंट, कोई डायरेक्टिव इंपोर्ट कर रहे हैं, तब जरूरत होगा। अभी हमें नहीं जरूरत है तो हम यहाँ पर इंपोर्ट को नहीं रखेंगे, ठीक है, नहीं रखेंगे इंपोर्ट को। यही चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होकर आता है, जरूरत होगा तभी रखेंगे, नहीं रखेंगे ना होगा तो नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं कि रखेंगे तो आपका लोड बढ़ा देगा, जब तक उसके अंदर कोई इंपोर्ट नहीं करेंगे मॉड्यूल तब तक लोड नहीं बढ़ाएगा। लेकिन इसी चीज़ के लिए लोग पूछते हैं कि कौन कौन सा खास है। खास क्या है, सेलेक्टर जो मैंडेटरी है, खास क्या है, टेम्पलेट URL। ये दो मेटा डेटा, जैसे टेम्पलेट URL, ठीक है, दो चीज़ आता है, टेम्पलेट URL, ये दोनों खास है। यहाँ पर जब ये रखेंगे तो वहाँ पर दिखेगा, और इसके अंदर जो टेम्पलेट URL का पाथ होगा वो जाकर दिखेगा। ये दोनों जरूरी है। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए होती है, जैसे CSS, स्टाइल CSS जो हो गया, स्टाइल URL स्टाइल्स, ये CSS का फाइल होता है जो आपको उस पर डिजाइन करना होगा, लोकल CSS लिखना होगा तब लिखेंगे उसको रखेंगे। इंपोर्ट का मेटा डेटा उसका जब जरूरत होगा तभी हम करेंगे। लेकिन ये दोनों खास है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। यही चीज़ आप लोग को बताना है। देखिए अगर आप लोग को एक बड़ा HTML लिखना है तब हमें क्या लिखना होता है, टेम्पलेट URL बनाना होता है। अगर आपको छोटा HTML लिखना है, मतलब 1-2 लाइन का HTML फाइल लिखना है, तो आप यहाँ पर टेम्पलेट यूज कर लेंगे, और यहीं पर टेम्पलेट यूज करके लिख लेंगे क्या, H1, कुछ भी जो भी लिखना होगा लिख लेंगे, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और H1 को क्लोज कर दीजिए। तो ये जाकर दिखने लगेगा जहाँ पर इसका सिलेक्टर रखूँगा। जैसे मैं इसको कॉपी किया, कॉपी करके और ऐप component.html पर जहाँ पर मैंने स्टूडेंट को रखा तो वहीं पर इसको भी अगर रख दूँ तो ये जाकर यहाँ पर लोड हो जाएगा। देखिए चलेंगे ब्राउजर पर, तो ये देखिए यहाँ पर अब बोल रहा है कि एम्प्लॉय कंपोनेंट का आपने रख लिया, इसका सेलेक्टर, इसको इंपोर्ट नहीं किया आपने। यही चीज़ देखना है, यही चीज़ आप लोग को समझना है। देखिए बोला कि इसको इंपोर्ट करिए, क्योंकि जैसे जब हमने स्टूडेंट को रखा था उसका सेलेक्टर, तो उसके पाथ को इंपोर्ट किया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐप कंपोनेंट पर एम्प्लॉय कंपोनेंट को भी इंपोर्ट करेंगे, एम्प्लॉय कंपोनेंट। इस तरीके से एरर के साथ आपको पता होना चाहिए कि क्या एरर आ सकता है, कैसे एरर को आइडेंटिफाई करेंगे। इसलिए मैंने इस एरर को दिखाया। देखिए अभी हेलो वर्ल्ड आ गया, तो मतलब ये हुआ कि हमने टेम्पलेट यूज कर लिया। अगर हमें टेम्पलेट URL यूज करना हो तो हम एक अलग से फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक अलग से यहाँ पर एम्प्लॉय के अंदर राइट क्लिक करके न्यू फाइल, और यहाँ पर लिखेंगे employee.component.html, ठीक है, ये हमने रख लिया। अब इसके अंदर मान लीजिए लिख लिया मैंने H1 और एम्प्लॉय कंपोनेंट लिख दिया मैंने, ठीक है। अब हम यहाँ पर टेम्पलेट इसको ना यूज करके हम टेम्पलेट URL यूज कर सकते हैं। टेम्पलेट URL, और यहाँ पर हम जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है ऐप कंपोनेंट या फिर स्टूडेंट के अंदर .student.component.html, उसी तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं डॉट और employee.component.html,
ठीक है। तो अब इसका कनेक्शन हट गया, अब ये दिखने लगेगा। चलते हैं ब्राउजर पर, तो देखिए अब एम्प्लॉय कंपोनेंट आ गया, हेलो वर्ल्ड हट गया। तो इस तरीके से आपने टेम्पलेट फाइल यूज किया। अब इस पर मुझे लोकल CSS लगाना है, तो लोकल CSS लगाने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। अब यहाँ पर मैंने आप लोग को ऑलरेडी इस सीरीज में बता भी रखा है कि इन दोनों में से यूज करेंगे तो दोनों दिखेगा, या फिर आप दोनों में से किसका प्रायोरिटी हाई होता है, सब कुछ बता रखा है इस सीरीज में। अच्छे से सीरीज को फॉलो करिएगा, ठीक है। सब कुछ यहीं पर बताने लगूंगा तब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर CSS ऐड करना है, तो मैं लिखूंगा स्टाइल्स, ठीक है। अगर स्टाइल्स लिखूंगा तो यहीं पर मुझे इनलाइन CSS लिखने का ऑप्शन दे देगा कि आप यहीं पर इनलाइन CSS लिख दीजिए, ठीक है। H1 का मुझे CSS लिखना है, ठीक है। तो अब मैं यहीं पर लिख सकते हैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे, मान लीजिए कि हमने रेड लिख दिया, ठीक है। तो यहीं पर दिख जाएगा। अब चलते हैं ब्राउजर पर, देखिए रेड हो गया। अगर मुझे चाहिए कि नहीं मुझे एक्सटर्नल फाइल यूज करना है, तो अगेन हम यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल, और यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉय डॉट कंपोनेंट डॉट CSS, ये CSS का फाइल ऐड हो गया। और यहाँ पर मैं जो H1 लिख दूंगा, H1 बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर मैं कर दिया ग्रीन येलो, सेव कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हटा करके, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्टाइल URL, ठीक है। और यहाँ पर हम स्टाइल URL करके, और यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, एम्प्लॉय डॉट कंपोनेंट डॉट CSS। अब इसका दिख जाएगा, अब मतलब ग्रीन येलो दिखना चाहिए, देखिए दिख गया। तो इस तरीके से आप फाइल अलग अलग क्रिएट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कस्टम कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, अपना कंपोनेंट कैसे बनाएंगे, और उसके बाद कौन कौन सा मैंडेटरी मेटाडाटा है, उसके बाद कौन सा जरूरी है कौन सा जरूरी नहीं है। इनलाइन लिखना होता है, देखिए ये इनलाइन HTML हो गया, अभी इनलाइन CSS हो गया, आपने यहाँ पर एक्सटर्नल फाइल यूज किया, यहाँ पर आपने एक्सटर्नल फाइल यूज किया, यही सब चीज़ पूछा जाता है बेसिक्स में, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये 3 फाइल, अब यहाँ पर अगेन, अब स्टूडेंट हमने क्रिएट किया था, तो आपने देखा कि expect.ts फाइल भी क्रिएट हो गया है, जो टेस्टिंग के लिए है, ठीक है। अब लोगों को पता होता है कि ये भी जरूरी ही है, जरूरी नहीं है, देखिए हमने नहीं लिखा है तभी हमारा काम चल रहा है, सब कुछ लोड हो रहा है। ये टेस्टिंग के लिए जो होता है हम इसमें नहीं क्रिएट करेंगे, इसका जरूरत नहीं है, इसको भी हम नहीं यूज करते हैं, तो इसमें हम क्रिएट ही नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा फाइल हम क्यों क्रिएट करें, तो कस्टम कंपोनेंट क्रिएट करने से भी बेनिफिट होता है। कस्टम कंपोनेंट जनरली हम लोग बहुत कम ही क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट में, लेकिन इंटरव्यू में लोग पूछते हैं कि इसलिए कि ताकि आपको बेसिक पता है कि नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पर सारे फाइल क्रिएट कर लिया। अब इसको कहीं भी यूज करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर दिखाया कि आप लोग ऐप ऐड करके रखिए, तो ऐड करके रखिएगा तो एक स्टैंडर्ड हो गया। आप नहीं भी ऐड करेंगे तो ऐसे कर देंगे तभी आपका काम चलेगा। इसको हटा दीजिए और इसको कॉपी करके सेव करिए, कॉपी करके यहाँ पर जहाँ पर आपने इसको लोड कराया है ऐप component.html पर, तो यहाँ पर इसको रख दीजिए, ये भी हटा दीजिए, यहाँ से चल जाएगा। मतलब नेम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, इसके नेम पर दिखने लगेगा, देखिए दिख रहा है। अब यहाँ पर आपका इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखेंगे कोड के अंदर, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा ऐप स्टूडेंट, और यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय ऐसे दिख रहा है, और ऐप स्टूडेंट ऐप/स्टूडेंट दिख रहा है। तो थोड़ा सा इससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि क्या है कंपोनेंट है, और यहाँ पर थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा कि CSS फाइल है, कौन सा कोई एलिमेंट है, क्या है। अब इस सेलेक्टर को भी यूज करने के लिए मैं 2-3 तरीके बता रखा हूँ सीरीज में। प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिलेक्टर को 3 तरीके से यूज करना सिखाया हूँ, कि एक प्रॉपर्टी के रूप में, एक क्लास के रूप में, और एक एलिमेंट बाय नेम के रूप में। तो बेसिक नहीं पता है तो जरूर स्टार्टिंग से इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। यहाँ पर जब जाएंगे सिलेक्टर के अंदर, तो सिलेक्टर को यूज करना मैंने दिखाया है, बेनिफिट ऑफ टेम्पलेट URL, और ये सारी चीज़ें मैंने बता रखा है यहाँ पर, ठीक है। कंपोनेंट, होस्ट लिस्टनर, एंगुलर के अंदर सिलेक्टर, इसके अंदर जाकर देखिएगा, सब कुछ बता रखा है मैंने, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कस्टम कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, कौन कौन सा फाइल जरूरी है। अब आप लोग का इंटरव्यू में क्वेश्चन मिस नहीं होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आएंगे जो आपके इंटरव्यू के लिए भी और आपके डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी होगा फॉर एंगुलर डेवलपर। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।